गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुराग मिश्रा। आज क्लास 6 का पहला चैप्टर जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, टुवर्ड्स द पास्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो को बताया था कि पास्ट को जानना, पास्ट को समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं। अगर हम पास्ट को डिवाइड करें दो पार्ट्स में, तो हमारे पास दो तरीके के हिस्से आते हैं। एक होता है प्री हिस्ट्री, फिर एक होता है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री या हिस्ट्री का वो टाइम होता है जब हमारे पास कोई ऐसा रिटन रिकॉर्ड नहीं है। रिटन रिकॉर्ड इस वजह से ना हो क्योंकि यह वह समय था, यह वह काल था जब ह्यूमन लिखना पढ़ना नहीं जानता था। तो जब लिखना पढ़ना नहीं जानता था तो हमारे पास ऐसे साक्ष्य कैसे मौजूद हैं कि हम ये तय कर पाए कि यह मानव या यह समाज कैसा रहा होगा। तो इसके लिए हमारे पास विभिन्न तरह के पहलू हैं। इन पहलुओं में हम कुछ मॉन्यूमेंट्स, उनके बनाए गए कुछ ज्वेलरी, उनके हथियार, उनके बर्तन, उनके हड्डियों के ढांचे, ऐसे क्वाइंस, इन महत्वपूर्ण पहलुओं को हम देखकर, जानकर हम समझ पाते हैं कि वास्तव में वह जीवन या वह काल, वह मानव सभ्यता कैसी रही होगी। इसमें एक पहलू हमारे सामने आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन या वह कह सकते हैं, मतलब एक जमाने के हिसाब से बात करें तो यह शिलाओं पे एक ऐसे लेख होते थे उन भाषाओं में, उस जमाने के भाषाओं में, उस सभ्यता के बारे में एक ऐसी लेख होती थी जो राजाओं के कुछ ऐसे ऑर्डर्स, उस जमाने के जो प्रशासक थे उन प्रशासकों के बारे में कुछ फरमान उन इंस्क्रिप्शन में खुदाई के माध्यम से लिखे होते थे, जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं। कई बार ये लेख पत्थरों पे, कुछ मेटल्स पिलर्स पे, धातुओं पे, कुछ ऐसे प्लेट्स पे, केव पे आप देखते होंगे, आपने सुना होगा, आपने कभी या कहीं पूछता है, आपने कई लोग देखे भी होंगे। महाराष्ट्र में जगह है अजंता एंड एलोरा गुफाएं। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारे ऐसे आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे शिल्पकारी आपको मिल जाएगी। इवन आप साउथ में आप घूमने जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे आपको मंदिर मिल जाएंगे जहां पे शिलाओं में काट के ऐसे बनाए गए मूर्तियां, ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो उस जमाने की सभ्यताओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो ये जो सभी तरीके हैं ये उस सभ्यता के बारे में या उस इतिहास के बारे में हमको अवगत कराने की कोशिश करते हैं। इसमें अगर दूसरे पहलू बात करें तो लिटरली जो सोर्स होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह वो सोर्स होता है या यह वो एविडेंस होता है जो हिस्ट्री के बारे में हमको डेट वाइज, प्लेस वाइज हमको बताता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैं कहूं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई, तो आप में से सब लोग जवाब देंगे 16वीं शताब्दी में। दिसंबर 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार स्थापित हुई, सूरत में अपनी पहली कॉटन फैक्ट्री लगाकर। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास एक लिटरली सोर्स है, हमारे पास उसका एक रिकॉर्ड है, हमारे पास उसके एविडेंस है। और ये लिटरली जो एविडेंस होता है वो वह साक्ष्य होता है जो हमको बताता है कि यह वह काम, यह वह घटना, यह वह इंसिडेंट कब और कहां कैसे घटे। तो ऐसे में लिटरली सोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, जो हमारे पास पेपर नहीं था, उस समय भोजपत्र यानी पत्तों पे ऑर्डर्स या रचनाएं या घटनाएं लिखी जाती थी। धीरे धीरे यह ऑर्डर्स, जब हमारे पास पेपर हमने ढूंढ लिया तो ये रिकॉर्ड्स, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होने लगे, जिसको बुक्स के माध्यम से, कॉपियों के माध्यम से हम लिखने लगे। तो ये हैंड रिटन रिकॉर्ड्स इन अ पास्ट फॉर्म इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। तो यह मैन्युस्क्रिप्ट लिखा जाने लगा जो हैंड रिटन रिकॉर्ड होता था पुराने जमाने के बारे में। लिटरेरी सोर्स को मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो होता है वो धर्म से जुड़ा होता है, रिलीजियस, और दूसरा होता है सेक्युलर। रिलीजियस की बात करें तो धर्म से जुड़ा हुआ। आपको तो पता ही है कि पुराने जमाने में जो साधु संत महात्मा होते थे या ऐसे उपन्यासकार या कुछ ऐसे लोग होते थे, वो धर्म से रिलेटेड कुछ किताबों को लिखे। उसमें आप जानते हैं वेद,
पुराण, उपनिषद, ग्रंथ, गीता, ऐसे बहुत सारे महाकाव्य हैं। तो इन महाकाव्यों, महाभारत, इन महाकाव्यों के माध्यम से हमको जानकारी मिलता है कि पुरानी सभ्यताओं में हमारा मानव जीवन, हमारी मानव सभ्यता किस प्रकार की रही है। ये धार्मिक है, लेकिन ये भी हमको उस जमाने के, उस काल के बारे में हमको जानकारी देते हैं। अगर दूसरी तरफ सेकुलर आ जाए, यानी धर्मनिरपेक्ष, यानी धर्म से अलग, तो ऐसे रिकॉर्ड्स जो धर्म से रिलेटेड ना हो, धर्म से अलग, तो आप तो जानते ही हैं, जो भी ट्रेवलर यानी जितने भी तीर्थयात्री हमारे देश में घूमने आए, किसी जगह पे गए, वो जो लिखे वो धर्म से अलग था। या फिर कोई ऐसे अकाउंट, कोई ऐसी जीवनी, कोई ऐसी बात जो किसी ने किसी के दरबार के बारे में, किसी के राजा के शासन काल में लिखी हो, वह अकाउंट्स था। किसी के जीवन से संबंधित प्रेरित होकर जो बात कही गई वह अलग उसकी जीवनी थी। ऐसे मैगस्थनीज, जिसने इंडिका पुस्तक लिखी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में था, एम्बेसडर था, उसने जो लिखी वह एक सेकुलर पुस्तक माना जाता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो हमको बता सकते हैं कि हमारे ये लिटरेरी सोर्स हमको जानकारी देने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे हम कि इस इतिहास को जानने के लिए, या हमारे भारत का इतिहास हमारे ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट से कितना अच्छा इम्पैक्ट डालता है। तो आप दो शब्दों में आप समझ सकते हैं, हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो तीन ओर से पानी की, यानी जल स्रोतों से घिरा हुआ है। या हम दूसरे लफ्जों में समझें तो हम ये देखें, हमारे ईस्ट साइड में, हमारे वेस्ट साइड में अरेबियन सी, साउदर्न में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। यानी भारत जो है एक पेनिनसुलर कंट्री है, जहां एक तरफ नॉर्दर्न साइड में हिमालय है। हिमालय के होने की वजह से हमारे देश पे जो ठंडी हवाएं हैं, ध्रुवों से चलने वाली हैं, वो हवाएं हमारे देश में प्रवेश नहीं कर पाती हैं और हमारे देश का तापमान नॉर्मल बना रहता है। या फिर ऐसे भी कहूं तो हिमालय हमारे देश की ठंड हवाओं से और दुश्मनों, आक्रमणकारियों से भी हमारी रक्षा करता है। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरी तरफ हिमालय से आगे बढ़ने पर गंगा का प्लेन, यानी हिमालय जो है एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है नदियों का स्रोत बनाकर। हिमालय पे जो बर्फ के ग्लेशियर है, जब वो पिघलते हैं तो नदी का निर्माण होता है, नदी का निर्माण हुआ है। ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियां हैं, इसमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं। तो गंगा जो मेनली मुख्य नदी हमारे देश की बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, इसका उद्गम स्थल हिमालय है। और हिमालय से गंगा नदी हमारे देश के उत्तर पूर्व भाग को पूरा टच करते हुए सभी राज्यों को, जैसे पश्चिम पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो इन सभी राज्यों को प्लेन बताया गया, ये प्लेन स्थित है और इन नदियों के होकर गुजरने से ये जगह बहुत ही फर्टाइल है। एलुवियल सॉइल के सिल्ट की वजह से ये जगह बहुत फर्टाइल है और यहाँ उपज, फसलों का उपज अच्छी मात्रा में होता है और यहाँ किसान, यहाँ के लोग संपन्न होते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो डेक्कन प्लेटू, यानी अगर हम बात करें तो दक्षिण की तरफ थोड़ा बढ़े हैं तो दक्षिण और ज्यादा दक्षिण नहीं देते, दक्षिण के ऊपरी पार्ट और हमारे नॉर्थ के बीच, दक्षिण और पूर्व के बीच, उत्तर के बीच में जो पार्ट है उसको डेक्कन प्लेटू कहते हैं। ये प्लेटू पावरफुल यहाँ की मिट्टी होती है और ये मिट्टी मेनली ब्लैक सॉइल पाई जाने वाली मिट्टी होती है। यहाँ पे कॉटन ज्यादा अच्छा पाया जाता है और यह प्लेट्यू भी हमारे देश के इकोनॉमी के लिए काफी अच्छे इम्पैक्ट डालता है। और आगे बढ़े तो कोस्टल प्लेन, यानी कोस्टल प्लेन, आपको मैंने बताया कि हमारा देश तीन ओर से जल स्रोतों से घिरा हुआ है। तो गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल तक सभी राज्य, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य तटीय इलाकों से गुजरते हैं। ये तटीय इलाके राज्य हैं तो यह कोस्टल प्लेन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये ओपेन टू सी है, यहाँ से
हम दूसरे देशों से सामान इंटरनेशनली मंगा लेते हैं पानी के रास्ते से और यहाँ से भेज देते हैं, जो सस्ता, सुगम और अच्छा माना जाता है। ऐसे में हमारे देश का जो ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है बाकी अन्य देशों के मुकाबले। इसी वजह से हम अपने देश की जो हिस्ट्री है उसको अच्छा मानते हैं, क्योंकि हम अपने चाहे इकोनॉमिकल तरीके से बात करें, चाहे वेदर तरीके से बात करें, यहाँ की फर्टिलिटी की बात करें या सॉइल की बात करें, हर रूप से हम अच्छे हैं, संपन्न हैं। इस तरीके से आज हमारा ये टॉपिक, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए और इस चैप्टर को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।